नमस्कार, इटना स्वदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मंडगिरी। हमारी इस खास पेशकश में जिसमें कि बात करेंगे वैसे शेयरों के बारे में जो छोटे उस्ताद हैं, छोटे शेयर हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसे शेयरों की चर्चा थोड़ी कम होती है, लेकिन इन शेयरों पे बड़े बड़े दिग्गज जो हैं दांव लगा रहे हैं। मैं दिग्गज जिनकी बात कर रहा हूं वो कोई रिटेल निवेशक या कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं है। मैं बात उन बड़े फंड हाउसेस की कर रहा हूं जिनका निवेश जो है हजार करोड़ों में होता है, 1000-10,000 करोड़ का निवेश करते हैं। आज मैं अगले आधे घंटे में वैसे तमाम शेयरों के बारे में बात करूंगा जिसमें सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने पैसे लगाए हैं, या कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के जो अलग अलग स्कीम्स होते हैं, सबसे ज़्यादा स्कीमों का पैसा इन तमाम शेयरों में लगा हुआ है। यानी कि वो दिग्गज शेयर्स, वो छोटे मझोले शेयर्स जिस पे दिग्गज दांव लगा रहे हैं, उस पर मैं खास तौर पे चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि इस साल हमने देखा कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला है। तो ऐसे में क्या इन शेयरों में आपको भी खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें से कई ऐसे शेयर हैं जिन्होंने इस साल अब तक बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। तो क्या इन शेयरों में मौका है, और अगर यहाँ से बाजार थोड़ा अटकता है या बाजार में यहाँ से थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती है, तो इन शेयरों में क्या निवेश करने का मौका मिलता है, या जिन शेयरों में तेजी आ गई है वहाँ से आपको निकल जाना चाहिए। इसलिए अगले आधे घंटे इस खास शो को देखते रहिए, छोटे उस्ताद, जहाँ दिग्गजों का लग रहा है दांव। और इस शो में मदद करने के लिए हमारे साथ जो हैं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, शुक्रिया हमेशा की तरह समय देने के लिए, और कई सारे शेयरों पे अब अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे। पिछले दिनों हमने जब राष्ट्रवादी पोर्टफोलियो की बात की थी तो उसको दर्शकों ने काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स दिया था। आज बात जो होगी छोटे शेयरों की होगी, और दिलचस्प बात यह है गौरांग सर कि ये वो शेयर है जिसपे कि बड़े बड़े फंड हाउसेज दांव लगा रहे हैं। बड़े बड़े कह सकते हैं कि कई सारे जो म्यूचुअल फंड के स्कीम्स हैं उनका पैसा लगा हुआ है। और शुरुआत इसी क्रम में सर मैं जिस शेयर के साथ करने वाला हूं वो लॉजिस्टिक सेक्टर से जुड़ी कंपनी है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, जहां हमने देखा है कि एक शानदार मजबूती देखने को मिली है। इस साल एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला। अभी हमारे साथ जो है विवेक कारबार जुड़ चुके हैं, इनफैक्ट विधि इन्वेस्टमेंट से, इनसे समझते हैं। विवेक, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क देख के इस साल शेयर में जो है हमने एक अच्छा रिटर्न बनते हुए दिखा, तेजी देखने को मिला। हालांकि बाकी शेयरों के मुकाबले देखिए जो छोटे मझोले शेयर जिनका रिटर्न देखने को मिला उसके मुकाबले कम है, करीब 14.5% का रिटर्न इस साल देखने को मिला है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क में। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात किया तो कई सारे फंड हाउसेज हैं जिनकी होल्डिंग इस शेयर में है। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क के साथ शुरुआत करेंगे, क्या राय है आपके शेयर पे? ओवरऑल आज जितने भी हम लोग बात करेंगे स्टॉक्स पे, पहली चीज तो सब पे या तो स्टॉप लॉस देके ही मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट पहले दिमाग में रखना चाहिए कि एकदम ऊपरी स्तरों पे है। तो क्योंकि अगर करेक्शन आता है तो जो शेयर्स चल चुके हैं उनमें अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है। तो देखिए, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स कंपनी ठीक है, ये मतलब लॉजिस्टिक्स में करीबन 38,000-4,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। तो दूसरी चीज, रनअप इसमें आने के बाद, अभी रिसेंटली जो रनअप आया है उसके बाद में ये वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है। लेकिन क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है, और इनफैक्ट मैंने स्टॉप लॉस दिया था 7750 का, उसके आजू बाजू ही चल रहा है, तो उसके अगर नीचे क्लोज होता है ये, तो वहां पे निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता है और बाइंग वापस आती है तो इसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, इस बाजार में ये है कि जो बोलते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसको हड़बड़ी में कभी नहीं बेचना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं इस पे एक बाई मतलब होल्ड रिकमेंडेशन रहेगी। और जो रिजल्ट्स आए थे मार्च में वो फ्लैट थे। अब इसका मतलब ऑलमोस्ट समझ लिए कि ऑपरेटिंग मार्जिन इसका 19-20% है, तो ठीक ठाक मार्जिन है। तो बहुत पॉजिटिव भी नहीं हूं मैं और नेगेटिव भी नहीं हूँ। रनअप के बाद थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है। ऑन कूलिंग डाउन डेफिनेटली मैं इसको प्रेफर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन के बाद। तो सीधे तौर पर इस शेयर को जो है होल्ड करने की सलाह विवेक सर की तरफ से लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। अब हमारे साथ गौरांग सर भी जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, शुक्रिया इटना स्वदेश को समय देने के लिए, और आपसे यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसे छोटे शेयर्स हैं जिसमें बड़े म्यूचुअल फंड जो है दाव लगा रहे हैं, जहाँ पे उनको लग रहा है कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकता है, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। मैक्सिमम फंड हाउसेज जो है इसमें स्कीम में पैसा लगा हुआ है। लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो राष्ट्रवादी पोर्टफोलियो की बात हुई थी, एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था।
गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क के साथ हमने शुरुआत की है, क्या राय होगी शेयर पे आपकी? धन्यवाद मनीष जी, आपका इस शो पर आमंत्रित करने के लिए। और राय देने से पहले मेरे ख्याल से आपके सभी दर्शकों को और निवेशकों को सावधान करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बाजार में खास करके छोटे मझौले शेयर में निवेश करते हैं तो आपके पास जो जोखिम झेलने की क्षमता है वो बहुत ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कई बार हमने इतिहास में ऐसा देखा है कि छोटे या फिर मझौले कुछ कंपनियों के दाम बहुत तीव्र गति से ऊपर जाते हैं और फिर जब नतीजे आते हैं तो पूरी तरीके से धराशायी हो जाता है, क्योंकि नतीजे जो आते हैं उसकी तुलना फिर शेयर के भाव से नहीं कर सकते, क्योंकि नतीजे कुछ पहलू या आंकड़ाओं पर निराश करते हैं और फिर हमने तीव्र गिरावट आते हुए देखी और ये इतिहास रहा है छोटे और मझौले शेयर का। और एक बात यहाँ पर जोड़ना ये चाहूंगा कि जो भी राय जिस कंपनी पर हम देंगे मनीष, वो बुनियादी तर्क के आधार पर होगी और उसके लिए पर्याप्त समय सीमा होने की जरूरत है। पर्याप्त समय सीमा का लंबी अवधि का मतलब होता है कम से कम 12 से 18 महीना, यानी कि साल से 1.5 साल तक का। और अगर आप ज्यादा समय दे छोटे मझौले शेयर को अपने निवेश को लेकर के, तो वो ज्यादा लाभदायक होता है लंबी अवधि में। जो कंपनी की आप बात कर रहे हैं, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, मेरे ख्याल से पिछले कुछ समय से एक अंडर परफॉर्मर के रूप में उभर करके आई थी, लेकिन हम भारत देश को नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और जिस प्रकार से सरकार सहयोग कर रही है कॉरपोरेट जगत का, नीतियों के आधार पर, पीएलआई के आधार पर, आज उदाहरण के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में हैं और एक कॉन्क्लेव या समिट का प्रारंभ कर रहे हैं सेमीकंडक्टर और चिप्स को लेकर के। दूसरी बात हमने ये भी सुनी है कि भारत देश सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बनना चाहता है और इसके साथ साथ बाकी अन्य जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए क्षेत्र है उनको नीतियों के आधार पर और बढ़ावा दे रही। तो गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स पर खरीदारी की राय है, 95 तक के लक्ष्य है, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में टिप्पणी की, उन सब चीजों पर ध्यान दे, गौर करे और उसी प्रकार से आप अपना निवेश आगे बढ़ाएं। डिस्ट्रिक्ट पार्क एक शेयर जिसपे गौरांग सर को पसंद आता है, उनको जो है उनकी राय ये है कि शेयर को आप खरीदारी भी कर सकते हैं। 95 रुपये का आपको इसमें टारगेट रखना है, जबकि विवेक मानते हैं कि आप शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। गौरांग सर ने साफ कह दिया है कि जिन शेयरों पे वो चर्चा कर रहे हैं, अगर वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं तो 12 से 18 महीने के नज़रिए के साथ ही आप इस शेयरों में खरीदारी करके चलिए। शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेडिंग की हिसाब से इसमें ट्रेड मत कीजिए। जो अगला शेयर है कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, जिसको पहले कल्पतरु पावर के तौर पर भी जानते थे, ये शेयर देखिए इस साल हमने देखा करीब 19% का रिटर्न देखने को मिला। पूरे पावर सेक्टर में हमने देखा काफ़ी शानदार देखने को रिटर्न मिला है, खासतौर पर सरकारी कंपनियों में। उसके मुकाबले कह सकते हैं कि शेयर में बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिला है। हालांकि करीब 66 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें इसकी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात किया तो करीब 36% के आसपास का है। गौरांग सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से ऑर्डर बुक है इस कंपनी का, आपको लगता है कि यहाँ से शेयर में अगले 1 साल में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है? पहले इस क्षेत्र के ऊपर बात कर लेते हैं। ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण, इस क्षेत्र में अगर आप किसी भी कंपनियों को चुनते हैं निवेश करने के लिए, तो आपका नजरिया और भी लंबा होना चाहिए, क्योंकि जो भी नीतियां बदल रही है सरकार की और जो नई क्षमता ऊर्जा उत्पादन की जोड़ने की बात करी आने वाले 3 से 5 सालों में, और ये जो ऊर्जा उत्पादन होगी वो ज्यादातर कन्वेंशनल पावर से हट करके ग्रीन पावर यानी कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी उत्पादन होगी। मिसाल के तौर पर सूर्य से उत्पादन होने वाली सोलार एनर्जी और वायु से उत्पादन होने वाली विंड एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा क्षमता इत पाएगी। अब कल्पतरु पावर पर या प्रोजेक्ट्स पर सीधे सीधी राय हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक अच्छी कंपनी है इस क्षेत्र की और इसके साथ साथ बाकी और भी अन्य कंपनियां हैं जो बहुत बड़ा काम कर रही है और अपने जो उत्पादन क्षमता है उसमें निवेश करके उसको और ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं, ताकि आपको, और ये भी एक जरूर क्षेत्र है मनीष, अगर आप देखने जाए तो अगर आप अपना उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे तो आपको जरूरत लगेगी ऊर्जा की। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो आप उस लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाओगे जो कि हमने निर्धारित किया नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। तो ये पूरा समीकरण जो मैं करता हूं, ये मुझे लग रहा है कि ये अच्छी कंपनी है। मैं सीधे सीधे राय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ बैलेंस शीट बहुत मजबूत है और भविष्य काफी उज्जवल है इस क्षेत्र का।
वैसे भी सर गौरांग सर आपकी ये अदा जो है ना बेहद खास है कि आप सीधे सीधे राय नहीं देते हैं पर इशारों में बहुत कुछ कह देते हैं और हमारे दर्शक जो इस बात को आसानी से समझ जाते हैं क्योंकि वो सालों से आपको फॉलो कर रहे हैं। विवेक आपकी क्या राय होगी कल्पतरू पे? देखिए, गौरांग सर जितनी हिंदी तो बढ़िया मैं नहीं बोल सकता। इनफैक्ट उनको देख देख के सीख रहा हूँ मैं। हाँ वैसे उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा है वितरण, उत्पादन, ये ऐसे शब्द हैं जो इनका इस्तेमाल गौरांग से करते हैं और लोगों को बहुत पसंद आता है। और और मैं खुद को क्रेडिट देना चाहूंगा कि मैं चेन्नई में बैठ के फिर भी काफी अच्छी हिंदी बोल लेता हूँ कंपेयर टू काफी लोग, क्योंकि चेन्नई में तो हिंदी खाली आपके चैनल किसी और किसी के साथ बात करना होता ही नहीं है। तो मैं टोटली एग्री करता हूँ गौरांग सर से। यहाँ देखिए, ऊर्जा सेक्टर क्या है कि आगे चल के जो आज पर कैपिटा कंजम्पशन है पावर का, ये यहाँ से मल्टीफोल्ड आगे चल के बढ़ने वाला है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जो बेहतरीन कंपनीज है इस स्पेस में, और पर्टिकुलरली जैसे उन्होंने कहा था वितरण बोला था कि डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मुझे तो काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग लग रही है। तो कल्पतरू पावर एक होल्ड रहेगा। और जैसे स्टार्टिंग में मैंने भी कहा और सर ने भी कहा था कि इन स्तरों पे आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट काफी ऊपरी स्तरों पे है। लेकिन हाँ, कोई भी आपको अगर टिप मिले तो ये एक बाई रिकमेंडेशन ही रहेगी, एटलीस्ट समझ लिए कि यही 18 से लेके 24 महीने के लिए। तो मैं भी इस पे एक बाई रिकमेंडेशन दूंगा ऑन डिप्स। गिरावट पे कल्पतरू पावर में खरीदारी की, अगर आपके पास है तो आप इसको होल्ड भी करके चल सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सेक्टर को बदलते हैं, थोड़ा रास्ता बदलते हैं, बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से जुड़ के डीसीबी बैंक की बात करते हैं। सबसे पहले इस साल इस शेयर ने कोई रिटर्न नहीं दिया गौरांग सर। हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए इस साल बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिले, खासतौर पर वो आप देखिए सरकारी बैंक हो वहाँ एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला, प्राइवेट बैंकों में भी एक बेहतर रिटर्न देखने को मिला है। कंपनी को लिए कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर थे, टाटा एएमसी ने हिस्सा बढ़ोतरी को जो मंजूरी दी आरबीआई ने, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर था। इसमें करीब 30 ऐसे फंड स्कीम हैं जिनकी हिस्सेदारी और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी जो है करीब 27% की होल्डिंग है। उसके बावजूद ये शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्या आपको लगता है कि यहाँ से शेयर में थोड़ी और मजबूती देखने को मिल सकती है, या आप एक बार के लिए शेयर से निकल के निवेशक दूसरे शेयर में स्विच कर जाए? देखिए, स्पष्टीकरण यहाँ पर देना जरूरी होगा। कुछ साल पहले डीसीबी, जिसका नाम हुआ करता था डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, ये हमारी खरीदारी की सूची में थी। लेकिन निरंतर बहुत बड़ी निराशा जो आंकड़ों में हमें दिखाई दी, और वो झलक जो हमने देखी, वो ज्यादातर ग्रॉस और नेट एनपीए में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई, जिसके कारण प्रोविजनिंग के आंकड़े ऊपर गए, और उसके कारण आपके जो शुद्ध मुनाफा है उसमें एक बहुत बड़ा नीचे के तरफ का दायरा हमने देखा। इस कारण को लेकर के हमने जो हमारी कवरेज थी वो हटा दी थी, और फिलहाल कवरेज नहीं है, इसलिए इस पर भी मैं सीधे सीधे राय नहीं दूंगा। लेकिन मनीष, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले 2 तिमाही से, अगर मेरा अनुमान सही है तो इस बैंक के जो तिमाही नतीजे आए हैं उसमें सुधार हुआ है, और वो बेहतर के लिए हुआ है। लेकिन निर्णायक तरीके से हमको हमारा मन बदलने के लिए और कवरेज शुरू करने के लिए हमारे लिए ये पर्याप्त होगा या उचित होगा कि ये जो बदलाव हमने सिर्फ पिछले 2 तिमाही में देखे, वो निरंतर आने वाले तिमाहियों में देखें और साल दर साल देखें, जिसके लिए समय लग सकता है। इसके अलावा अगर आप हमें पूछते हैं, तो मेरे ख्याल से हम जब पिछली बार जुड़े थे तो हमने कुछ बैंक्स का जिक्र किया था, नाम लिया था, निजी क्षेत्र की बैंक, मिसाल के तौर पर फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, सिटी यूनियन बैंक, सीयूबी जिसे हम कहते हैं। ये सब बैंक ज्यादा बेहतर परिस्थिति में है, आंकड़ों के आधार पर, बैलेंस शीट के आधार पर, और निवेश, लंबी अवधि के निवेश पर जो मुनाफा कमाने की क्षमता इन सब तीनों बैंकों में फिलहाल हमें दिखाई दे रही है, वो फिलहाल हमें डीसीबी बैंक में दिखाई नहीं दे रही। तो मैं सीधे सीधे टिप्पणी नहीं करूंगा डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक पर सीधे तौर पे ये राय थी कि पहले गौरांग सर कवरेज करते थे, लेकिन अब वो इस पर कवरेज नहीं कर रहे हैं। सीधे तौर पर राय नहीं दी है, लेकिन उन्होंने 2 स्टॉक जरूर रिकमेंड कर दिए, 2-3, जहां उनको लगता है कि यहाँ से अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, जिसमें फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे हैं। विवेक, आपकी क्या राय होगी डीसीबी बैंक को लेकर? देखिए, ये सही बात है कि परफॉर्मेंस बैंक का काफी खराब था कुछ क्वार्टर से, और पिछले 1-2 क्वार्टर से रिजल्ट्स इनफैक्ट अच्छा आया है। तो आज आप अगर देखते हो तो इनका जो ग्रॉस एनपीए बोलते हैं वो करीबन 3.19 3.2 के आजू बाजू ही है, जो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल्स पे है, मतलब कम है।
और जो आज आप अगर प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखो तो ये करीबन 0.9 पे रहेगी। तो इस बेसिस पे स्टॉक सस्ता दिखने लग गया है। लेकिन हाँ, जैसे गौरांग सर ने बोला कि ये रिजल्ट्स आपको जो उन्होंने रिजल्ट्स दिखाया, ये निरंतर अगले 1-2 क्वार्टर पे आए तो ये स्टॉक अच्छा करेगा। अब मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे चल के हो सकता है कि इनका रिजल्ट्स अच्छा ही आए, क्योंकि जितना प्रोविजनिंग वगैरह करना था कंपनी को, वो बैंक को, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आगे चल के रिजल्ट अच्छा आ सकता है। अब ये है कि अगर मैं 2 क्वार्टर वेट करूं, इंतजार करूं, तो हो सकता है कि ये स्टॉक काफी ऊपर मुझे लेने को मिले। तो इस चक्कर में ही, मतलब हम लोग म्यूचुअल फंड्स में काफी डील करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स स्टेक बढ़ा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे भी दिखा रहा है, टाटा ने भी बढ़ाया है। तो वो लोग एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को बेस के, मतलब कभी भी मार्केट में ऐसे ही होता है कि हम लोग आगे चल के क्या होगा उस बेसिस पे स्टॉक लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसको होल्ड करना चाहिए, और किसी को अगर फ्रेश एंट्री करनी हो तो भी कर सकते हैं। रुपये में आप चाहें तो नई खरीदारी करके चल सकते हैं, विवेक मानते हुए अगर आपके पास है तो इस शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। अब जिस शेयर की मैं बात करने वाला हूं उसमें एक शानदार रैली देखने को मिली है। अगर इस साल की बात करें तो 65% का रिटर्न देखने को मिला। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इस शेयर में अब तक जितने मैंने शेयरों की चर्चा की उसमें सबसे ज़्यादा फंड स्कीम, म्यूचुअल फंड स्कीम है, उसकी हिस्सेदारी है। 76 फंड ऐसे हैं जो इसको होल्ड करते हैं, और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी कंपनी में 37% के आसपास होल्डिंग है, इक्विटी होल्डिंग। क्या राय होगी गौरांग सर, जिस तरीके से हमने देखा है कि कुछ तिमाहियों से बैंक के इसके परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिला है, एयू में जो है एक स्थिरता देखने को मिली है उसके ग्रोथ में, आपकी क्या राय, शेयर में नई खरीदारी करनी चाहिए, जिसके पास है वो होल्ड करे, या मुनाफा वसूली करनी चाहिए एक बड़ी तेजी के बाद? देखिए मनीष, मुनाफा वसूली निवेशक की धारणा और जो अनुमान लगा के बैठते हैं मुनाफा कमाने का, उस पर निर्भर करता है। और शेयर बाजार में जब कभी भी आपने लालच करी है तो आप औंधे मुंह गिरे हैं। मुनाफे वाले निवेश या सौदे भी नुकसान में परिवर्तन हो जाते हैं लालच के कारण। तो लालच कभी नहीं रखनी चाहिए और निरंतर मुनाफा समेटना चाहिए। जहां तक रहा सवाल इक्विटा स्मॉल फाइनेंस का, तो पहले इस क्षेत्र पर बात कर लेते हैं। स्मॉल और माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर इक्विटा स्मॉल फाइनेंस है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस है, एयू स्मॉल फाइनेंस है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जैसी है, स्पंदना स्फूर्ति जैसी कंपनियां हैं। लेकिन मैं मेरी टिप्पणी इक्विटास तक सीमित रखता हूं। तो ये जो कंपनियां हैं, पहले तो इनकी जो लोन है, उनकी जो टिकट साइज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण इनकी जो रिकवरी होती है वो 90 या 95% के ऊपर होती है, ऑलमोस्ट अबाउट 90-95% प्लस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो वापस आता है जो इन्होंने लोन दिया है। तो उसके कारण जो गुंजाइश ग्रॉस और नेट एनपीए की बढ़ोतरी होती है बाकी अन्य सब एनबीएफसी में, यहाँ पर उतनी बहुत ही कम हो जाती है। 65 रुपए तक के लक्ष्य हम निर्धारित करके चल रहे हैं। और क्योंकि मेघराज का आशीर्वाद धीरे धीरे करके हमारे देश पर बढ़ रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम जब शुरू नहीं हुआ था तब अनुमान था कि बारिश की किल्लत होगी और कुछ 95% के नीचे लॉन्ग टर्म एवरेजेस की बारिश होगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है। और उम्मीद करते हैं कि मेघराज का आशीर्वाद और भी बरसता रहे, जो भी बारिश का मौसम बाकी है हमें देखने के लिए। और अगर ऐसा होता है मनीष, तो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों से इन सब बैंकों की जो लोन बुक ग्रोथ है, ऋण की जो मांग है, वो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी। तो लोन बुक बढ़ती है तो आपके इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन बनते हैं, और ग्रॉस और नेट एनपीए नियंत्रण में होने के कारण प्रोविजनिंग कम होते हैं, जिसका सीधा सीधा असर शुद्ध मुनाफे पर पड़ता है। खरीदारी गिरा है, 65 रुपए का लक्ष्य है। गौरांग सर, ये शेयर अभी 96 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, आप 65 का टारगेट दे रहे हैं? ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमें लग रहा है कि थोड़ा महंगा है ये। तो अच्छा, जब गिरावट आती है नीचे की तरफ, तब जाकर के अगर आप थोड़ा बहुत मन बनाते हैं तब उचित रहेगा। इस स्तर पर आप खरीद करते हैं तो मेरे ख्याल से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं होगी। अभी नहीं खरीदारी कीजिए, गिरावट आता है तब शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस में। आप भी इसी राय के साथ जाएंगे विवेक? मैं क्या करूंगा कि मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसके साथ जाना चाहूंगा। पर्टिकुलरली जिस हिसाब से अभी एनबीएफसी और बैंकिंग ओवरऑल स्पेस चल रहा है, मुझे लग रहा है कि उस दौड़ में ये हो सकता है कि और आगे चले, और वैल्यूएशन वाइज रनअप के बावजूद थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें और थोड़ा बहुत स्टीम हो सकती है।
तो अगर 110 जाता तो सही में बहुत कॉस्टली हो जाएगा, और 97 में भी मैं चीप नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ रनअप के साथ ये परफॉर्म कर सकता है। और ये एक बात सही है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं उनमें एनपीएस लीस्ट होता है, और जो ये लोग लेंडिंग करते हैं, समझ लीजिए कि कोई भी मतलब एक लेंडिंग करते हैं तो उनका एक गारंटर भी जनरली ये लोग लेते हैं, वो एक बहुत पॉजिटिव है इसके लिए। तो आगे चल के स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और जो P2P लेंडिंग कंपनीज है काफी अच्छा यहाँ से करेगी। तो रनअप के बाद हाँ एक करेक्शन वाजिब है, वो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मैं पॉजिटिव इस बैंक पे। तो दोनों जानकारों को लगता है कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा बेस शेयर जो है मैं लगातार तेजी पर थोड़ा सा महंगा हो गया है, तो गिरावट आता है तो आप इस शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं। गौरांग साहब, थोड़ा समय की कमी है तो वैसे तो मैं सामान्य तौर पे आप पे दबाव नहीं बनाता हूँ कि थोड़ा जल्दी आप बोले, लेकिन चूंकि समय की कमी है तो आपसे और विवेक सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि फटाफट, कई सारे स्टॉक्स है और हमारे जो दर्शक होते हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टॉक्स पर चर्चा हो। जो अगला शेयर है सर MCX है। हमने देखा अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें तो करीब 83 ऐसे फंड हैं जिसको इसको होल्ड करते हैं। रिटर्न लेकिन हालांकि इस शेयर में बहुत ज़्यादा इस साल देखने को नहीं मिला है। MCX को लेकर क्या राय रखते हैं आप? तो यहाँ पर भी सीधे सीधे राय नहीं देंगे, लेकिन कमोडिटी और शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो भी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं मनीष, उस पर आपको निश्चिंत होकर के ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये अनुमान लगाते हैं कि शेयर बाजार अगर 12% कंपाउंडिंग करते हैं तो आने वाले 3-5 साल में कहाँ जा सकता है, उसी तरीके से कमोडिटी मार्केट, बट कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप से टिप्पणी नहीं कर पाऊँ। पे कवरेज नहीं तो टिप्पणी नहीं करेंगे गौरांग साहब, लेकिन कुछ बात उन्होंने इशारे में कही और इशारे को और समझते हैं अच्छे से। वे क्या राय होगी आपकी MCX पे? देखिए MCX मैंने कई बार 1500 के नीचे लिया और 1600 के ऊपर बेचा हुआ है, तो वो एक ट्रेडिंग स्टॉक बना हुआ है। अब एक मतलब कमोडिटी स्पेस में अगर किसी को कुछ लेना हो एक्सचेंज, तो खाली एक ही एक्सचेंज आपके पास बचा हुआ है, वो है MCX। तो लॉन्गर टर्म में और एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बात कर रहा हूँ 3-5 साल की, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अभी तक कंपनी उतना मुनाफा नहीं दिखा पा रही। इनफैक्ट लास्ट ईयर का तो 85% इसका मुनाफा डाउन था। तो अगर 1500 के नीचे जाता है तो आपको स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर आपको होल्ड करना चाहिए। तो एकदम क्लियर राय है, और एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करेगा स्टॉक। अवधि के नज़रिए के साथ के हिसाब से शेयर को देखिए। अब एक स्टॉक की बात करेंगे, कई बार कहते हैं कि दिग्गज भी रिटर्न नहीं दिला पाते हैं, कई बड़े फंड हाउसेस के भी रिटर्न नहीं आते हैं। ये कहानी है कियान कंस्ट्रक्शंस में। इस साल रिटर्न जो है शेयर में जो है 8% नेगेटिव देखने को मिला, लेकिन 66 ऐसे फंड स्कीम है जिसमें ये शेयर इस शेयर में निवेश किया गया और करीब म्यूचुअल फंड की इक्विटी होल्डिंग करीब 33% के आसपास है। KNR कंस्ट्रक्शन पर क्या रहा होगी? सरकार तो लगातार इस क्षेत्र पर जोर दे रही है, इसका फायदा इस कंपनी को नहीं मिल पा रहा बहुत ज्यादा। शेयर बाजार में धैर्य की बहुत अहमियत होती है मनीष। 9:15 बजे पैसे लगाए और 3:25 को आपको 10-15% मिलेगा, ये धारणा लगाना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। KNR कंस्ट्रक्शंस पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। 275 का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, एग्जीक्यूशन रन रेट बहुत ही बेहतर है, और डेट लेवरेज जिसे कहते हैं वो बिल्कुल कम है बैलेंस शीट पर। लेकिन हाँ, गति शक्ति के आधार पर सरकार की जो नीतियां हैं, मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो है वो आप अभी से लेकर के आने वाले कुछ सालों तक बहुत तीव्र गति से एग्जीक्यूशन होता हुआ नजर आएगा। कंस्ट्रक्शन खरीदारी करने के साथ 275 रुपये का लक्ष्य होगा। जो अगला शेयर है ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज है, यहाँ भी म्यूचुअल फंड की अच्छी खासी होल्डिंग है, करीब 32% के आसपास की होल्डिंग है और रिटर्न हालांकि इस शेयर में जो है इस साल जो है करीब 14% का देखने को मिला। विवेक, क्या राय होगी ग्रीनप्लाई पे आपकी? मनीष जी, जिस हिसाब से रियल एस्टेट चल रहा है पहली चीज, और जिस हिसाब से आपको होम इम्प्रूवमेंट में एक इंटरेस्ट दिख रहा है, और जीएसटी वगैरह आने के बाद मोस्टली क्या हुआ है कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो लोग अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में चेंज हो रहे हैं, तो इस कंपनी को उसका फायदा मिल रहा है पिछले कुछ साल से। और मुझे लगता है कि आगे चल के ये स्पेस काफी यहाँ से बढ़ेगा। अभी तो हम लोग सिर्फ टायर 1 और टायर 2 की बात कर रहे हैं, आगे चल के ये गाँव में और हर जगह जहाँ पे भी मतलब रियल एस्टेट चल रहा है, आई थिंक ये कंपनी अच्छा करेगी। तो प्लाईवुड ओवरऑल जितने भी, चाहे वो सेंचुरी प्लाई ले लो या फिर ग्रीन प्लाई, ग्रीन पैनल, इस स्पेस पे मैं बुलिश रहूंगा। एक तो इसको कंज्यूमर से जोड़ूंगा मैं, और दूसरा होम इम्प्रूवमेंट स्पेस से, तो मुझे तो ये होल्ड की सलाह रहेगी। और इनफैक्ट ये काफी ऊपर जा सकता है लॉन्गर टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि 180 तक जाए। 80 के लक्ष्य के साथ शेयर को होल्ड कर चल सकता है। आखिरी शेयर, वैसे तो शेयर काफ़ी है लेकिन समय की कमी है, तो आखिरी शेयर गौरांग सर आपसे ही, PVR आइनॉक्स,
जितने मैंने स्टॉक्स की बात की उसमें सबसे ज़्यादा किसी स्कीम में होल्ड निवेश है वो PVR है। 95 म्यूचुअल फंड स्कीम में इसकी होल्डिंग है, मतलब म्यूचुअल फंड स्कीम जो है इसको में पैसा लगा हुआ है 95। और लेकिन इस साल रिटर्न बहुत कम देखने को 8%। कई सारी मेगा हिट फिल्में आई लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिला है। प्रॉब्लम क्या हो रही है सर PVR आइनॉक्स में? जीएसटी को लेकर के थोड़ी दुविधा थी। खाने पीने के पदार्थ जो हमें मिलते थे मल्टीप्लेक्सेस में, मनीष, वहां पर बदलाव किया गया है, उसका फायदा होगा। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड की रिलीजेस को लेकर के फुटफॉल्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। और एक सिनेमा एग्जीबिशन स्क्रीन्स को अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा स्क्रीन्स PVR के पास है। 1700 रुपए के लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं, लेकिन ये लंबी अवधि के लिए है। PVR आइनॉक्स पे ये राय होती है कि सीधे तौर पे जो लंबी अवधि के नज़रिए के साथ इस शेयर को देख सकते हैं। गौरांग सर और विवेक सर, आपका शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। चूँकि समय की कमी होती है गौरांग सर, इसलिए नहीं बात हो पाती है और दर्शक हमेशा आपको सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई सवाल हो, गौरांग सर से कुछ शेयर के बारे में पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस शो के यूट्यूब पे जाइए, इसके लिंक में कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। गौरांग सर, विवेक सर, आपका शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। तो आज के छोटे उस्ताद दिग्गजों के दाग शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।